कि रात को लेट नाइट मिनिस्टर फॉरेस्ट जो हैं उसकी गाड़ी में जड़ी बूटियां स्मगल हो रही हैं। इससे बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात क्या हो सकती है? जो कस्टोडियन है डिपार्टमेंट का, जो डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है, जो डिपार्टमेंट का हेड है, वो अपनी गाड़ी में स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। बट अनफॉर्चुनेटली डिफॉरेस्टेशन का अगर आपने रिजल्ट देखना है तो सबसे पहले आप किसी भी सरकारी ऑफिस का दरवाजा खोल के अंदर जाएंगे, दरवाजे से इवन दरवाजा ही आपको दीवार का नजर आएगा। आप अंदर जाएंगे, उसकी वुड पेंटिंग फ्लोर से लेकर सीलिंग तक की जो वुड प्लानिंग होगी वो आपको दीवार की नजर आएगी। उसमें एसी का ऑफिस हो, डीसी का ऑफिस हो, मिनिस्टर्स का ऑफिस हो, सेक्रेटरीज का ऑफिस हो, सीएम का ऑफिस हो या सीएस का ऑफिस हो, हर ऑफिस ऑलमोस्ट लकड़ी के दीवार से बना हुआ है। जब हमने मजीद डिग आउट किया कि 1.4% जो कटेगा किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में कटेगा, किन किन वैलीज में कटेगा, सबसे पहले हमें हाजी गुलबर जो कि गिलबस्तान के वजीर आला हैं उनके वैली हमें नजर आई, या अपने नाम पे जो काटने के लिए पहली लाइन में खड़े हैं उसमें वजीर आला गिलबस्तान हाजी गुलबर खान खुद खड़े हैं। क्योंकि बात आप आवाम पे जान पाई है, आवाम की जानू और माल पाई है, तो फिर जब हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर बाकी किसी चीज का क्या ही फायदा है। पाकिस्तान के नहीं साउथ आउटसाइड पोलर रीजन सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स अगर हमारे पास है तो वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज क्यों नहीं है? 10.3 अरब में से रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 करोड़ सिर्फ TADA की मद में लोगों को ग्लॉफ 2 के प्रोजेक्ट में से दिए गए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली GBDMA में जहां भी काम किया है वो फ्लड का जो पहला जो जॉल्ट आता है या पहला जो फ्लड इनिशिएट होता है वो उस वॉल को ही लेकर जाता है। नॉन डेवलपमेंट में हमारा एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 7 to 80% चला जाता है और दुनिया का वाहिद रीजन होगा जहां पे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर हम इतना खर्चते हैं। आपने नीचे RFO से लेकर ऊपर सेक्रेटरी तक इतनी बड़ी फौज बिठाई है, आवाम को नजर आ रहा है कि नालों से लाखों क्यूबिक फीट की जो एक लकड़ है, जंगल कटा हुआ है, वो फ्लड्स लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता, अपनी गाड़ियों में आप स्मगलिंग करने पे लगे हुए हैं। इसी तरह हम खरगोश की नींद सोते बैठे रहे तो मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं, एक दिन मेरा घर चला जाएगा, अगले दिन आपका घर चला जाएगा, एक दिन मेरी जमीन जाएगी, अगले दिन आपकी जमीन चली जाएगी। अगर प्लांटेशन की है तो कहाँ है, डिफॉरेस्टेशन फिर कहाँ हो रही है, हमें नजर क्यों नहीं आ रही? तो आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बहुत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। जगह जगह सैलाब आ रहे हैं। पिछले अगर कुछ सालों के अगर हम कंपेरिजन में चले जाएं तो 2022 में 4 से 450 जगहों पे फ्लड्स आए। 2023, 24 और 25 में अगर हम ये रेशो देखें तो स्टडीज़ और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये रेशो 35 से 38% के हिसाब से बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर ये सिलसिला नहीं रुका, काउंटर मैकेनिज्म्स नहीं किए गए, तो हमारे वहाँ पे जो गिलगिस्तान की ऑलरेडी एक फ्रेजाइल लैंड है, ऑलरेडी जो कल्टिवेटेड लैंड हमारे पास है वो 2% से कम है, तो एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल तक पहुँच जाएगी और फूड सिक्योरिटी जैसे ख़तरनाक चैलेंज का भी हमें सामना करना पड़ेगा। सिर्फ फ्लड्स में जिन लोगों ने अपने ज़मीन जो या माली जो नुकसान किया है उनके अगर हम बात करें तो 15,000 कनाल सालाना से ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा है। मतलब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी ज़मीनों का जो एक रेशो है उसमें से 15,000 कनाल की जो ज़मीन है वो फ्लड्स में बह रही है, जो कि एक बहुत ख़तरनाक एक अलार्मिंग सिचुएशन है और लोगों के लिए एक लाइफ सेविंग का एक चैलेंज भी बन सकता है। लोग जब अपनी आंखों के सामने अपना ज़मीन जमा पूंजी से बनाया हुआ घर और सारी चीज़ें खोता हुआ देख रहे हैं तो बेबसी के आलम में वो सिर्फ परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं। ना कि लोग बेबस हैं बल्कि वहाँ उसके साथ साथ गिलगिस्तान की हुकूमत भी बेबस है। इसको काउंटर करने के लिए कॉप अप मैकेनिज्म के तौर पे कुछ इदारे बनाए गए थे, अच्छे खासे फंड्स वहाँ आए थे और इदारों को फंक्शनल किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 इदारों के बारे में जिनका मोस्टली काम था क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक्टिविटीज़ करते हैं, टाइमली डिजास्टर को रिस्पॉन्ड करते हैं और क्लाइमेट की मिटिगेशन के हवाले से फॉरेस्ट के तौर पे काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लॉफ 2 प्रोजेक्ट के हवाले से, जिसको 2017 में एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन उसकी नाकामी या सक्सेस उसकी हम डिटेल बात करेंगे। दूसरे पे बात करेंगे हम गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी GBDMA पे, जिसका प्रिंसिपल रोल उनकी जब हमने वेबसाइट खोली तो वेबसाइट उनकी थी ही नहीं, बट उनका प्रिंसिपल रोल यही था कि वो डिजास्टर को टाइमली रिस्पॉन्ड करें। तीसरे पे हम बात करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसका काम ही फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन और बहुत ज़्यादा प्लांटेशन थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनके सुपरविजन में ही जिस तरह फॉरेस्ट की बेदरीग कटाई की जा रही है या डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम ग्लॉफ 2 प्रोजेक्ट के हवाले से। ग्लॉफ 2 प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 10 अरब 10.3 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, जिसका काम ही ये था कि वो ग्लेशियर्स के को स्टडी करें, डीप स्टडी करते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी हद तक बिल्ड करते हैं, कम्युनिटी को सेफ हेवंस प्रोवाइड करते हैं, बट
अनफॉर्चुनेटली जिस तरह गिलगित के अंदर बाकी इदारों के अंदर करप्शन होती है, बाकी इदारों के अंदर जिस तरह मेरिट का पामाल किया जाता है, इस इदारे के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हमने नोटिस की, बहुत सारे रिपोर्ट्स हमारे पास आए। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस लिए ग्लोफ 2 का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था और किस तरह उसने गिलगित के अवाम को धोखे में रखा, वहाँ के अवाम के लिए जो पैसा आया था वो करप्शन की नज़र हो गया और वो मेरिट की पामाली करते हुए कुछ अशराफिया या कुछ लोगों के सिर्फ जेब की हद तक ही वो बढ़ गया। टोटल प्रोजेक्ट अगर $37 मिलियन यानी 10.3 अरब रुपए की अगर हम बात करें, 10.3 अरब में से रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 करोड़ सिर्फ TADA कीमत में लोगों को ग्लोफ 2 के प्रोजेक्ट में से दिए गए हैं। मतलब जो पैसा अवाम पे खर्च होना था, वहाँ के कुछ लोग फील्ड विजिट्स के नाम पे या यहाँ के कुछ लोग वहाँ जाके फील्ड विजिट्स के नाम पे वो सारे पैसा उनको दिया गया। अवाम की काम करने की जगह पे वो सिर्फ लोगों के लिए एक TADA की हद तक का उनके लिए एक रेवेन्यू बन गया, जो कि बहुत एक अनफॉर्चुनेट बात है। सेकंड जो सबसे बड़ा मसला था उनमें उनका HR का था, जिसमें उनकी हायरिंग्स जो भी हुई थी उसमें भी मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया। UNDP और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित के जो सेट रूल्स थे उनको भी वायलेट किया गया। ये भी एलिगेशंस ग्लोफ 2 प्रोजेक्ट पे लगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो कि ग्लोफ 2 प्रोजेक्ट के अंदर लगने थे, ऑलमोस्ट 200 के करीब अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगने थे, जिनका मकसद ये था कि कहीं पे भी फ्लड आ जाता या ग्लोफ की कोई ऐसी एक्टिविटी होनी होती तो इससे पहले वो आवाम को आगाह करते हैं। और UNDP के जब हम ग्लोफ 2 प्रोजेक्ट को स्टडी करते हैं, उसमें लिखा गया था कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें से 95% यानी 95% लोगों तक ये बात पहुंचानी थी, या ऐसे जो लोग जो नालों में रहते हैं, दरियाओं के करीब रहते हैं, उनको ये बात पहुंचानी थी कि फ्लड आने से पहले आपने इवैक्यूएट करके अपनी जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करनी है, जबकि वो बहुत बुरी तरह फेल हुआ। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का जो इनिशियल टेंडर हुआ था वो 4.25 करोड़ का हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह रिविजन्स गिलगित के हर प्रोजेक्ट्स में चलती हैं और जो ठेकेदार होते हैं या गवर्नमेंट के अंदर मिले हुए लोग होते हैं या प्रोजेक्ट के अंदर जो मिले हुए लोग होते हैं, उनके लिए एक ज़रिया मुआश के एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और वो प्रोजेक्ट के स्कोप को रिवाइज करके मल्टीप्लाई करते हैं। इसी मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में अर्ली वार्निंग सिस्टम जो 4.25 करोड़ में लगने थे वो पहले 8 करोड़ पे पहुंचे, फिर 12 करोड़ पे पहुंचे और 16 करोड़ पे पहुंचे। मतलब 4 करोड़ में जो चीज़ लगनी थी वो 16 करोड़ पे पहुंची, लेकिन लगी भी नहीं। अब जब लगी भी नहीं तो बहुत सारे लोगों ने जब पूछा, इंक्वायरीज बैठी, इसका जब ऑडिट हुआ तो पता चला कि वो जो इनिशियल इन्होंने जो प्लान बनाया था उस हिसाब से वार्निंग सिस्टम्स लगने ही नहीं थे। इवन जो साइट सिलेक्शन थे, जैसे गोजाल में एक चीज़ देखने में आई कि साइट सिलेक्शन ही ऐसी खतरनाक जगह पे की गई थी कि जो खुद ग्लेशियर के लिए खतरे का बाइस बन रहे थे। इसी तरह बाकी गिलगित के और जो जगह हैं, जैसे हरामुश के अंदर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की बैटरीज थे, उनके जो पैनल थे या और जो सामान था वो चोरी हो गया। तो ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से सिर्फ अर्ली वार्निंग सिस्टम तक की नहीं, बल्कि 10 अरब जो अमाउंट आई थी उसमें से बहुत सारी अमाउंट करप्शन की नज़र, मिस अप्रोप्रिएशन की नज़र या बहुत सारे फ्रॉड की नज़र हो गई है। जब हमने इस हवाले से मुतल्लिका इदारे से बात की तो उनका कहना यह था कि ऑडिट के अंदर ये रिपोर्ट्स बिल्कुल आ गए थे और उनको वो एक्सेप्ट करते हैं और ठेकेदार के ऊपर यानी कॉन्ट्रैक्टर जो उसके ऊपर उन्होंने रिकवरी डाली है। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतने साल चलने के बाद भी आपने ना उसको मॉनिटर किया, जो एक प्रॉपर उसका एम था, ना उसको आपने फुलफिल किया। और लॉस किसका है? अवाम का है। सफ़र कौन करें? अवाम सफ़र करें। एंड ऑफ द डे लाइफ किसके नुकसान हो रहे हैं? अवाम के। जान जा रही है अवाम की, ज़मीन जा रही है अवाम की, और प्रॉपर वो जो सिस्टम बना था वो बुरी तरह से नाकाम हुआ है और लोग तशवीश के इज़हार करें। और ये सोशल मीडिया पे भी आपने बहुत सारे देखा होगा कि बहुत सारे लोग ग्लोफ 2 प्रोजेक्ट के हवाले से बात करते हैं कि जो एक प्रोजेक्ट आया ही अवाम के लिए था और वो अवाम के काम करने के बदले में अगर वो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स तक ही वो महदूद हुआ है और रिविजन्स तक महदूद हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे पास जो एंटी करप्शन जो इन दिनों एक्टिव भी हैं वो इस प्रोजेक्ट को ऑडिट करें, क्लास बाय क्लास प्रोजेक्ट की हर एक्टिविटी को वो ट्रैक करें और देखें कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिस अप्रोप्रिएशंस हुई हैं, ताकि आवाम के लिए ये काम हो। बेसिकली ये पैसा आवाम के नाम पाया। जब भी हम देखते हैं आउटसाइड पोलर रीजन्स, अब तो पहले हम ये कहते हैं कि 7,500 के करीब हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, बट अभी EVK2 सेना की रिसेंट रिपोर्ट ये कहती है कि 13,200 के करीब ग्लेशियर्स हमारे पास मौजूद हैं और उसमें से भी ऑलमोस्ट 3,000 वो ग्लेशियर्स हैं जो ग्लोफ होने के बिल्कुल करीब हैं। मतलब किसी भी टाइम आउटब्रस्ट हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, और ग्लेशियर्स बिल्कुल मेल्ट होकर उस एक स्टेज पे हैं जो एक बहुत रिस्क स्टेज कहा जाता है या एक एबनॉर्मल स्टेज कहा जाता है। इस तरह की एक सूरत हाल के अंदर अगर एक पैसा आ जाता है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की कम्युनिटी के लिए,
अगर वो मिस अप्रोप्रिएट हो जाता है, वो करप्शन की नज़र हो जाता है, तो मेरे ख्याल से आवाम को भी ये क्वेश्चन करने की उनका बेसिक राइट है, हमारा राइट है बेसिकली कि हम ये क्वेश्चन करें। आपका राइट है कि आप ये क्वेश्चन करें कि मेरे नाम के जो पैसा आया था, मेरे लिए जो पैसा आया था, मेरी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए जो पैसा आया था, मुझे प्रॉपर इन्फॉर्म करने के लिए जो पैसा आया था, वो मेरे ऊपर क्यों नहीं खर्चा गया, जबकि वो रिविजन्स की मद में एक कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्ट जिसने अवार्ड किया है वो, और उसके अंदर भी बहुत बड़ी वायलेशन सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की यहाँ पे नहीं है। इसमें चूंकि ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको यूएनडीपी भी कहते हैं, वो उसका एक ज़िली इदारा बना था और गवर्नमेंट ऑफ गिलगिस्तान के सपोर्ट से इसने चलना था, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ गिलगिस्तान था। तो पेपर रूल्स को भी वॉयलेट किया गया है यहाँ पे, और जो यूएनडीपी के जो यूएन के प्रॉपर प्रोक्योरमेंट के उनको भी वॉयलेट किया गया, जो कि मेरे ख्याल से यूएनडीपी को भी इस पर इंक्वायरी बिठानी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ गिलगिस्तान को भी इस पर काम करने की जरूरत है। सेकेंडली एक और एलिगेशन ये है कि ऑलरेडी जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो स्टाफ ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट के अंदर था, उन्होंने अपनी ही गाड़ियाँ और अपने लिए ही उन्होंने या दूसरे ऑफिसर्स के लिए उन्होंने रेंट पे लगाए। तो हर गाड़ी की मद में वो 3 से 4 लाख रुपए वो लेते थे और 8 से 9 गाड़ियां उन्होंने खुद ही, जो डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद जो स्टाफ था उसने ही वो अपनी गाड़ियां रेंट पे लगाए। अब ये रेंट के कारोबार करने के लिए उसको नहीं बिठाया गया था उस प्रोजेक्ट के अंदर। उस प्रोजेक्ट के अंदर उनको इसीलिए बिठाया गया था कि वो आवाम की खिदमत करें, ग्लेशियर्स की स्टडी करें, प्रॉपर तरीके से बता दें कि आवाम रेजिलियंट कैसे बन सकती है। इवन इसी के साथ साथ इस पे भी मैं डिटेल में बात करूंगा कि जो गाड़ियां रेंट्स पे हम बात करें, 8 से जो 9 गाड़ियां लगी हैं वो किसके नाम पे थी, कहाँ वो पैसा जा रहा था, और अगर ये प्रोजेक्ट की लाइफ में हम देखें तो ये 4 से 5 करोड़ रुपए बनते हैं। तो इस पे भी मेरे ख्याल से इंक्वायरी के अंदर ये रिपोर्ट भी देखनी चाहिए। इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से जब इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि ऑडिट के अंदर यही भी चीज़ हमें नज़र आई है, तो मेरे ख्याल से इस पर भी काम होने की ज़रूरत है। सेकेंडली इसके साथ साथ जब हम बात करें कि उन्होंने सेफ हेवन्स बनाए थे, सेफ हेवन्स का पर्पज़ ये था, या सेफ हेवन होते वो हैं कि अगर फ्लड्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता, तो फ्लड्स के टाइम पे एज IDP या एज अ सेफ्टी, आई मीन टू आवर ओन लाइव्स, हम अपनी जान बचाने के लिए हम कहाँ जाएं, तो उन्होंने वहाँ पे जो स्कूल से उनको सेफ हेवन्स का नाम दिया था, और उनके अंदर जो फैसिलिटीज़ थे, जैसे वॉशरूम के, किचन के या बैठने के जो फैसिलिटीज़ थे, उनके नाम पे भी बहुत सारा पैसा आया था, जिसमें 49 सेफ हेवन्स उनके बनने थे। बट 49 में से जब हमने बात की मुतल्लिक़ा इदारे के हुकाम से, तो उन्होंने कहा कि 7 जो हमारे सेफ हेवन से किसी हद तक बन चुके हैं, लेकिन चूँकि ऑडिट में नज़र आया तो उनको बाद में ये ख्याल है कि उसके अंदर भी बहुत सारा फ्रॉड हुआ है, बहुत सारी करप्शन हुई है, तो वो भी सही से नहीं बने। अब जब डिज़ास्टर रोकने से पहले तो आपने लोगों को बताना था किस तरह का डिजास्टर आना है, तो आप अपनी जान बचाएं। जान बचा के जाना कहा था स्कूल में, सेफ हेवन्स में। आपने जो सेफ हेवन्स बनाए उनके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर अगर आपने ऑलमोस्ट 50 के करीब सेफ हेवन्स बनाने थे, फैसिलिटीज उसके अंदर नहीं है, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाती है? इसकी अकाउंटेबिलिटी भी इसी प्रोजेक्ट में जाती है। इस प्रोजेक्ट को जो एग्जीक्यूट करते थे उन पे जा रही है, और चूंकि गवर्नमेंट ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, उसी का एक इंप्लीमेंटिव पार्ट है, तो उस पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। एज एन अवाम हमारी राइट बनता है कि हम उनसे पूछें कि जो प्रोजेक्ट हमारे लिए आया है, जो पैसा हमारे लिए आया है, जहाँ पे हमने अपने आप को शेल्टर के में अंदर लेके जाना था, उसमें ये चीज़ें क्यों नहीं हुई है, तो आप लोग कहाँ जाएं। इवन मुतल्लिका हुकाम ने हमें ये भी कहा कि अब स्कूल्स में चूँकि काम सही से नहीं हुआ तो वो देखेंगे कि किसी मस्जिद में, जमात खाने में, इमाम बाड़ा में या और इसी जगह पे वो जाएं जहाँ पे बैठ के सेफ हेवन्स की जगह वो एक वहाँ पे फैसिलिटीज़ उसको दें या कोई इंप्रूव करें। इस तरह के वो एक कन्फ्यूजन का शिकार है। जब हमने पूछा कि इसके सस्टेनेबिलिटी का क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के बाद क्या होगा, तो कोई जवाब उनके पास नहीं था। उनका कहना यह था कि हम खुद एक्सपेरिमेंट करें, ग्लोफ 2 में हम भी सीख रहे हैं, तो आवाम भी के ऊपर भी हम ये एक्सपेरिमेंट्स करें, जो कि बहुत एक अनफॉर्चुनेट है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर आपके पास आ जाता है, उसको आप हैंडल नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो मेरे ख्याल से इन सबको अकाउंटेबल ठहराना मेरे ख्याल से बहुत लाजमी है। वरना जो भी प्रोजेक्ट आएगा आवाम के नाम पे, हर बंदा आएगा और हर बंदा अपनी जेब या अपने फ़ायदे के लिए 2-4 रुपये का काम करेगा, बाकी सारा पैसा वो अपनी जेब में डालेगा या अपने लिए वो बड़ा घर बनाएगा या बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बनाएगा, जो कि हमने इस प्रोजेक्ट के लोगों को देखा या इस प्रोजेक्ट के जो बाकी पार्टनर्स थे उनका भी हमने देखा है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हम रेशियो की बात करें, जो मैं पहले कह रहा था, 2022 के अंदर 500 से 600 फ्लड्स रिकॉर्ड हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में। 2022 के बाद ये रेशियो 35 to 38% के हिसाब से बढ़ रहा है। अगले साल खुदा अल्लाह ना करे, इस साल हम देख रहे हैं 2025 जुलाई में हम देख रहे हैं कि फ्लड्स वहां से आ रहे हैं जहां पे पहले कभी नहीं आया।
और फ्लड्स की जो इंटेंसिटी है, जो रेशो है, वो इतना एबनॉर्मल है, इतना ज़्यादा। जैसे दनियोर सुल्तानाबाद के नाले में हमने देखा कि कभी तारीख में लोग वहाँ पे 80 साल 9 साल 90 साल 100 साल तक के लोग ये कहते हैं कभी तारीख पे इतना बड़ा फ्लड नहीं है। ना सिर्फ दनियोर सुल्तानाबाद की बात है, बल्कि गिलगित में, बल्तिस्तान में, और हम बात करें दियामर अस्टोर डिवीज़न की तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। सेकंड जो इदारा है हम उस पर बात करेंगे ग्लोफ 2 के बाद, गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको GBDMA भी कहा जाता है। GBDMA का काम बेसिकली ये है, जब हमने उनकी वेबसाइट देखी देखने के लिए, तो खैर उनकी वेबसाइट, बाकी जो सरकार के इदारे होते हैं जिनकी वेबसाइट होती नहीं, उनकी भी मिसिंग ही थी। हमने उनके फेसबुक या सोशल मीडिया पे देखा तो फेसबुक पे उनका पेज बना हुआ था। उन पे उनका कहना यही था कि उनका मकसद है आवाम के लिए, अगर चाहे वो मैन मेड हो, ह्यूमन की मेड हो, या ह्यूमन या नेचुरल जो भी डिजास्टर होता है, उसको कोप अप करे टाइमली। उस पे जब हम ग्लोफ 2 की सिर्फ अगर हम बात करें GBDMA के कॉन्टेक्स्ट में, इनको 60 से 65 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 60 से 65 करोड़ रुपए बहुत सारी जगहों पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन के मत में लिए, और बहुत सारी जगहों पे इन्होंने सेफ्टी वॉल्स बनाने थे, प्रोटेक्शन बंद बांधने थे, बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ करने थे। बट अनफॉर्चुनेटली GBDMA में जहाँ भी काम किया है, वो फ्लड का जो पहला जो जॉल्ट आता है या पहला जो फ्लड इनिशिएट होता है, वो उस वॉल को ही लेकर जाता है। और उसमें से भी उन्होंने जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को इशू किया था, अवार्ड किया था कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें भी मेगा करप्शन हमारे सामने आई है। हमने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या डिपार्टमेंट के ऊपर उन्होंने कहा कि हमने दोबारा क्लेम डाला है कि वो कॉन्ट्रैक्टर से पैसा निकाल के हमें दे दें, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। भाई उन्होंने काम नहीं किया तो फिर आपका क्या काम था? आप फिर क्या करे थे? अब आप कॉन्ट्रैक्टर को कह रहे हैं कि आपने काम सही नहीं किया, तो आप ये रिफंड करें या आप वापस कर लें। जो कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा रिफंड करना है, वो GBDMA ने जो UNDP के प्रोजेक्ट को या गवर्नमेंट को जो दूसरे डिपार्टमेंट को वापस करना है, वो ऑलमोस्ट इनिशियली था 16 करोड़, अब वो 6 से 8 करोड़ रुपए है। मतलब 6 से 8 करोड़ रुपए की करप्शन साबित हुई है। अब वो कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेके हम वापस करेंगे। तो मिली भगत यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की नहीं है, इसमें डिपार्टमेंट की कैपेसिटी, डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा फेलियर शामिल है। सिर्फ डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें GBDMA की, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जो इनकी कारकर्दगी है, डिजास्टर रिस्पांस पे जब हमने बात की, आवाम से बात की बहुत सारी, तो उन्होंने कहा कि रिस्पांस पे कभी भी GBDMA उनको नजर नहीं आया। जबकि वहाँ पे मुतलका हुकाम से बात की, उन्होंने कहा कभी पेट्रोल का मसला है, कभी वहाँ पे लॉजिस्टिक्स के मसले हैं, कभी किसी और का मसला उन्होंने बताया। और इतनी सी एक छोटी सी बात है कि आज भी गिलगित के अंदर चूंकि नॉन डेवलपमेंट में हमारा एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 7 to 80% चला जाता है, और दुनिया का वाहिद रीजन होगा जहाँ पे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर हम इतना खर्चते हैं, उसमें भी उनकी सारी अप्रोच कहाँ पे है? गाड़ियों को हमने ठीक कैसे कराना है, फ्यूल की बात में थोड़े से पैसे कैसे बचाना है। कुछ लीटर्स के लिए आप आवाम की लाइफ के साथ खेल रहे हैं। एक गाड़ी के रिपेयर मेंटेनेंस के पैसों के लिए आप आवाम के जो ज़मीनें हैं, जो वहाँ की उनकी जानें हैं, उनके साथ आप खेलें। मेरे ख्याल से GBDMA के ऊपर जितने भी पैसा है, चाहे वो 60 करोड़ से 65 करोड़ के बीच की एग्जैक्ट अमाउंट जो भी आई है, अगर वो सब स्टैंडर्ड काम हुआ है, हमने हसनाबाद नाले में देखा है, सिर्फ उन्होंने बड़े बड़े पत्थर वहाँ डाले, कोई कंक्रीट का काम नहीं किया, कोई सरिये का काम नहीं किया। जिस तरह का एक जेंट स्ट्रक्चर है दुनिया के अंदर, एक मॉडल है, या उसी TOR के अंदर मेंशन था जिस तरह का काम करने के लिए उनको दिया गया था, उस तरह उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। तीसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इदारा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जब हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जंगलों की बात हम करें। अब जंगलों की बात बिल्कुल हम करें, जंगलों की कटाई की भी हम बात करें, जिसको डिफॉरेस्टेशन हम कहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली डिफॉरेस्टेशन का अगर आपने रिजल्ट देखना है तो सबसे पहले आप किसी भी सरकारी ऑफिस का दरवाज़ा खोल के अंदर जाएंगे, दरवाजे से इवन दरवाज़ा ही आपको दीवार का नजर आएगा। आप अंदर जाएंगे, उसकी वुड प्लानिंग, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक की जो वुड प्लानिंग होगी वो आपको दीवार की नजर आएगी। वो प्राउडली कहेंगे कि दीवार की लकड़ से बना है। उसमें AC का ऑफिस हो, DC का ऑफिस हो, मिनिस्टर्स का ऑफिस हो, सेक्रेटरीज का ऑफिस हो, CM का ऑफिस हो या CS का ऑफिस हो, हर ऑफिस ऑलमोस्ट लकड़ी के दीवार से बना हुआ है। तो आप डिफॉरेस्टेशन का काम कैसे करें? और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो प्राउडली अपने घरों के अंदर दीवार के, उन्होंने बड़े लकड़ी से तो घर बनाए हैं, उसके साथ साथ वो अपने प्राउडली बताते हैं कि ये जो हमारी यूनिक स्पीशी थी, या एक बहुत बड़ी, एक आप कह सकते हैं कि आइबेक्स, तो फिर भी बहुत सारे आइबेक्सेस हैं वहाँ पे, आइबेक्स के कवर से उन्होंने स्टफ करके बनाए होंगे बहुत सारे एंटीक चीज़ें, बट वो स्नो लिपर्ड के कवर भी अपने घर पे वो टांग के आपको नज़र आ जाएगा। बहुत सारी जगहों पर आइबेक्सेस आपको नज़र आ जाएंगे। बहुत सारों के अंदर वो स्पीशीज़ जो जिनकी लाइफ इंडेंजर्ड हैं, जिनकी प्रोटेक्ट करना उस डिपार्टमेंट का काम है, उसी डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया है, अपने घरों के अंदर उनको स्टफ करके रखा गया। तो मेरे ख्याल से रूल्स की वायलेशन सबसे पहले अपने घर से उनको स्टार्ट करनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी उनको अपने घर से स्टार्ट करनी चाहिए। और सोशल मीडिया पे बहुत सारों ने देखा है, बहुत सारे सेक्रेटरीज के घरों में, बहुत सारे मिनिस्टर्स के घरों में, इवन जो सरकारी ऑफिस हैं, उन ऑफिस में ये सारी चीज़ें लगी हैं, तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए।
सेकेंडली जब हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन के हवाले से, तो अच्छा खासा ग्लॉफ 2 कीमत में भी मिला था और बिलियन सुनामी ट्री के नाम से भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पैसे मिले। बट उनके ऊपर भी एलिगेशन यही था कि उन्होंने बहुत सारी जगहों पे डिफॉरेस्टेशन रोकी ही नहीं है, बल्कि उनके सुपरविजन में यह काम हो रहा है। इसकी एक पैक्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये आई पिछले साल, बड़ी जो वीडियो भी वायरल हो गई, न्यूज़ भी वायरल हो गई कि रात को लेट नाइट मिनिस्टर फॉरेस्ट जो हैं उसकी गाड़ी में जड़ी बूटियाँ स्मगल हो रही हैं। इससे बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात क्या हो सकती है, जो कस्टोडियन है डिपार्टमेंट का, जो डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है, जो डिपार्टमेंट का हेड है, वो अपनी गाड़ी में स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। बाद में उन्होंने कहा कि हमारा ड्राइवर था, कुछ और था। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है और मेरे ख्याल से आवाम को अब क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि बात आप आवाम पे जान पाई है, आवाम की जानू और माल पाई है, तो फिर जब हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर बाकी किसी चीज़ का क्या ही फ़ायदा है। तो मेरे ख्याल से हर डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है, उनसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। अब रिसेंटली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो वर्किंग प्लान बना है, बहुत एक अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि टोटल वो ये चाह रहे थे, गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने प्रपोज किया है, जो हमारे इलेक्टेबल्स उन्होंने प्रपोज किया था कि ध्यामर चूँकि डेंस था, अब तो है नहीं, जो कि फ्लड से आपको भी नज़र आ रहा होगा बहुत सारी चीज़ों में फॉरेस्ट में, कि 14% जो वहाँ का जंगल था वो कटना चाहिए। 14% को कोई कैसे इमेजिन कर सकता है। खैर, इस पे डिपार्टमेंट वालों के साथ जब हमने पूछा तो उनके साथ उन्होंने कहा कि हमने 1.4% जो जंगल की डिफॉरेस्टेशन है, जंगल का जो कटाव है, कुछ शराइत भी उन्होंने बताया, उसकी बेस पर उन्होंने कहा कि 1.4% यहाँ से कटेगा। जब हमने मजीद डिग आउट किया कि 1.4% जो कटेगा किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में कटेगा, किन किन वैलीज में कटेगा, सबसे पहले हमें हाजी गुलबर जो कि गिलगित के वज़ीर आला हैं, उनके वैली हमें नजर आई, और उस वैली के अंदर भी जो कटना है वो 1 मिलियन क्यूबिक फीट लकड़ी है। 1 लाख क्यूबिक फीट लकड़ी ने कटना है, बहुत बड़े जंगलों ने कटना है। उसमें से जो आप कह लें लाइसेंस लिया है या अपने नाम पे जो काटने के लिए पहली लाइन में खड़े हैं, उसमें वज़ीर आला गिलगित हाजी गुलबर खान खुद खड़े हैं, और उसके नाम पे ऑलमोस्ट 1 लाख क्यूबिक फीट जो हमारे पास लकड़ है उसका उन्होंने लिया है। और बाकी एलिजिबली वो ये कह रहे हैं कि बाकी जो लकड़ है उनके अंदर भी कुछ KPK के MPA हैं और कुछ कोई और हैं जो हमारे पास फहरिस्त में नाम है, तो वो ये कह रहे हैं कि उनके अंदर भी CM साहब का कोई ना कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई इंटरेस्ट है। ये बिल्कुल हो भी सकता है, इसमें CM साहब खुद भी बताएंगे हमें कि उनका इंटरेस्ट कैसे है। उनको कस्टोडियन भले वो पूरे प्रोविंस के, तो ये फिर कैसे वो काम कर सकते हैं। और दियामर के अंदर बहुत एक अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ रहा है, फ्लैश फ्लड कल जो तांगीर में आया, जो एक एब्नॉर्मल सिचुएशन में है, वो पहले क्या लेकर आता है, लकड़ लेकर आता है। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं बैठ के? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है आप मॉनिटर करें। आप तो DFOs का फिर क्या काम है? आपके चीफ कंजर्वेटर का क्या काम है? कंजर्वेटर का क्या काम है? सेक्रेटरी का क्या काम है? मिनिस्टर का फिर क्या काम है? आपने नीचे RFO से लेकर ऊपर सेक्रेटरी तक इतनी बड़ी फौज बिठाई है। आवाम को नजर आ रहा है कि नालों से लाखों क्यूबिक फीट की जो एक लकड़ है, जंगल कटा हुआ है, वो फ्लड्स लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता, अपनी गाड़ियों में आप स्मगलिंग करने पे लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी आवाम को ये अब भी ही रोकना चाहिए, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। चूँकि गिलगित बाल्टिस्तान बहुत एक सेंसिटिव इलाका है, डिजास्टर्स प्रोन इलाका है। अगर हम इसी तरह जारी रहें, इसी तरह हम खरगोश की नींद सोते बैठे रहे, तो मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं, एक दिन मेरा घर चला जाएगा, अगले दिन आपका घर चला जाएगा, एक दिन मेरी ज़मीन जाएगी, अगले दिन आपकी ज़मीन चली जाएगी। फिर एंड में मैं और आप सिर्फ अफसोस करते रहेंगे। हमारे नाम पे बहुत सारे, इवन गवर्नमेंट के इन 3 दारों के अलावा भी बहुत सारे NGOs और INGOs वहाँ पे मौजूद हैं, जो भी इसी तरह का काम कर रही हैं, लेकिन वो आवाम के मुफाद में काम नहीं करें, आवाम के लिए वो काम नहीं करें। इवन अगर इसमें से वो 50% भी आवाम के लिए काम करते तो आज ये नौबत नहीं आती, आज ये सिचुएशन नहीं आती। और अगले साल, ये साल तो अभी फ्लड का सीजन जारी है, अगले साल इससे भी खतरनाक होना है सिचुएशन, ने इससे भी वर्सन होना है सिचुएशन, ने बहुत डिजास्टर्स होना है। हमने खुद को प्रिपेयर करना है। अगर हम खुद को प्रिपेयर नहीं करेंगे, हमने काउंटर मैकेनिज्म्स नहीं बनाए, तो मेरे ख्याल से फूड सिक्योरिटी का चैलेंज भी हमारे ऊपर आ जाएगा, लाइफ सिक्योरिटी का चैलेंज भी हमारे ऊपर आ जाएगा। हम एक्सट्रीम वल्नरेबल सिचुएशन में खड़े होंगे जहां से हम पीछे नहीं मुड़ पाएंगे। इस वीडियो का पर्पस यही था कि हम बताएं आवाम को कि आपके लिए जो पैसा आया है, आपकी जान के लिए जो पैसा है, आपकी सेफ्टी के लिए जो पैसा है, वो आप पे नहीं लग रहा है, बल्कि कुछ लोगों के जेब में जा रहा है। आपके जो जंगल हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं, वो कोई यूटिलाइज करते हैं। इवन इसी के साथ साथ मैं फेडरल गवर्नमेंट से भी ये कहूँगा, वफाकी हुकूमत जब भी यहाँ पे हम देखते हैं तो बहुत प्राउडली कहती है कि गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है, हमारे बड़े बड़े पहाड़ वहाँ पे, लेकिन कॉप जैसे इदारों की बात करें, उनको भेजने के लिए वो तैयार नहीं है। डिजास्टर की बात करें, कोई वहाँ पे उनको हेल्प आउट करने के लिए वो तैयार नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जहाँ पे तो है, वहाँ पे मिनिस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान के नहीं, साउथ आउटसाइड पोलर रीजन सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स अगर हमारे पास है, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज क्यों नहीं है?
बैठ के वफाक को भी ये बात समझने की भी ज़रूरत है कि आप वहाँ पे लोगों को राइट्स तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं दे पा रहे हैं। दैट्स फाइन, आपका एक मसला है कश्मीर के साथ, बाकी बेसिक इंसान की लाइफ तो आप बचा सकते हैं, वो आपकी बेसिक आपका राइट है, बेसिक हम लोगों का राइट है, बेसिक गिलगिस्तान के हर अवाम का राइट है। आप हमें कमेंट्स करके पिक्चर्स और वीडियोस या कोई भी इंफॉर्मेशन इन्हीं डिपार्टमेंट्स के वजह से आपके नॉलेज में हो कि इन्होंने काम किया है या नहीं किया, क्या आपके गांव में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगे हैं, क्या आपके गांव में या आपके वैली में या आपके विलेज में जो भी हमें देख रहे हैं, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट ने आके प्रॉपर उस तरह का रिस्पॉन्स आपको दिया है, आपका जो राइट था वो आपको फुलफिल किया है, क्या उन्होंने जो बंद बांधने थे क्या उन्होंने प्रोटेक्टिव वॉल्स बनाए हैं। तीसरे पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आपके गांव में प्लांटेशन की है, अगर प्लांटेशन की है तो कहाँ है, डिफॉरेस्टेशन फिर कहाँ हो रही है, हमें नज़र क्यों नहीं आ रही है। तो आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं, आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप पिक्चर शेयर करते हैं। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक और वीडियो में।